बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, लास्ट हम लोगों ने लेक्चर में जो पढ़ा था, आप लोगों को शायद याद होगा कि हम लोगों ने फाइव इनकम जो ऑफ जो सपोर्ट है हमारी, फाइव इनकम के बारे में पढ़ा था हमने। ठीक है, कि हमारी टैक्सेबल जो इनकम्स होती है वो पांच तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है सैलरी टैक्स, ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है जी, तो ये हमें पांच चीजों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना पहला सेगमेंट जो है सैलरी। ठीक है, व्हाट इज सैलरी। सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन की तरफ आ जाए कि व्हाट इज सैलरी। सैलरी क्या चीज है? ठीक है, डिफिनेशन है इसकी जो आपको मिलेगी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में, सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में। अच्छा, इसमें क्या कहता है कि देखें, सैलरी की जो मीन्स है ना, वो मीन्स समझना कि मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉयर फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट वेदर ऑफ आ रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। ठीक है, रेवेन्यू और कैपिटल नेचर एंड इंक्लूड। अब ये कह रहा है कि देखिए, जो हमारी सैलरी होती है ना, जो सैलरी की हमें मिलती है, वो इस तरह से होती है कि जो हमें रेवेन्यू नेचर पे मिलती है, जैसे कि कोई एक्सपेंस वगैरह में मिल गई, जैसे अलाउंस मिल गया हमें, ठीक है, या जो है कोई मेडिकल मिल गया, वो हमारा रेवेन्यू नेचर होता है। ठीक है, फिक्स सैलरी होती है, फिक्स सैलरी के अलावा हमें अलाउंसेस मिलते हैं, तो वो हमारा रेवेन्यू नेचर होता है। ठीक है, और जो हमें अगर कैपिटल नेचर में कोई चीज़ मिलती है, कैपिटल नेचर में क्या चीज़ होती है? देखिए, अगर मुझे कोई घर मिल गया कंपनी की तरफ से, या मुझे कोई गाड़ी मिल गई, या मुझे कोई रहने के लिए रेंट वगैरह दे रहा है वो, ठीक है, जो भी वो चीज़ दे रही है ना, कंपनी जो दे रही है एक्स्ट्रा, जो बड़ी चीजें दे रही है, तो वो कैपिटल नेचर होती है, क्योंकि उसमें मेरी अपनी जाती मलकियत के तौर पे मैं रह रहा होता हूँ, या अपनी मलकियत के तौर पे मैं चला रहा हूँ, उसको कहते हैं कैपिटल नेचर। ठीक है, तो ये डिफिनेशन है इसकी, और ये आप सब लोग पढ़िएगा, इसको समझिएगा। इसके ऊपर हमारे पूरे टॉपिक पे जो है ना, हमारे लेक्चर जो क्लास होगी, उस क्लासरूम में हमारा इसी के ऊपर डिस्कशन होगा। सही है, अब आ रहे हैं सर डिफिनेशन ऑफ सैलरी। सैलरी क्या है? ठीक है, इसकी सैलरी डिफिनेशन में ये कितने लोग आते हैं, सैलरी में कितने लोग काम कर रहे हैं इस पर्सन पे, तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो आया था हमारे पास एम्प्लॉय, एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नंबर वन क्या हो गया? एम्प्लॉयर। नंबर वन एम्प्लॉयर होता है, जो दे रहा होता है। जैसे कि मेरी दुकान है, ठीक है, मेरी दुकान है, मैं उस दुकान का मालिक हूँ, तो मैं कौन हो गया? एम्प्लॉयर। मैं अपने किसी बार मैंने बंदे को अपने पास सैलरी पे रखा हुआ है, उसको मैं तनख्वाह दे रहा हूँ, तो वो कौन हो गया? मेरा एम्प्लॉयर। कौन सा हो गया? सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 पे ये आएगा एम्प्लॉय, और सेक्शन 2 सब सेक्शन 21 में जो है आपको मिलेगा एम्प्लॉयर की डिफिनेशन। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट का सेक्शन होगा सेक्शन 2 सब सेक्शन 22। अच्छा, इसके बारे में मैं बता दूं, देखिए एम्प्लॉयर क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये जान लें एम्प्लॉय और क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जान लें एम्प्लॉय क्या होता है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इसके बारे में। एम्प्लॉय क्या होता है? एम्प्लॉय वो होता है, जैसे मुझे कोई सैलरी मिल रही है, ठीक है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयर ने मुझे सैलरी दी, सैलरी दी और दी 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए की मुझे सैलरी दी है। मेरे ख्याल से इस पे लिखा नहीं जा रहा यहाँ पे, करेंगे तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, हम डायरेक्टली काम करते हैं एक्सेल की शीट बना के, ताकि आप लोगों को मैं एक्सेल की फॉर्मूले भेजूँ। इस तरह समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। सही है, जरा 2 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं अपनी एक्सेल की एक फाइल खोल लेता हूँ। उस एक्सेल की फाइल में हम लोग अपना प्रैक्टिस भी करते रहेंगे और समझते भी रहेंगे क्या है। ठीक है, एक एक्सेल की हम नॉर्मल फाइल खोल लेते हैं। एक एक्सेल की नॉर्मल फाइल खोल लेंगे। देखिए, बिल्कुल मैं उसी तरीके से बताऊंगा जिस तरह से मैं आप लोगों को क्लास में बता रहा हूँ, तो उसी तरीके से मैं आप लोगों को जो है लेक्चर्स भी बताऊंगा। तो इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से, ताकि हमारा कोई मसला ना आए। निकाल दिया मैंने। जी, देखिए, हमारे पास नंबर वन पे क्या है? यहाँ लिखते हैं नंबर वन एम्प्लॉय। ठीक है,
और फिर हमारे पास नंबर 2 आ जाता है एम्प्लॉयर। सॉरी, यहाँ हाँ, यहाँ लिखते हैं। नंबर 2 हो गया हमारे पास एम्प्लॉयर। और नंबर 3 क्या आता है हमारे पास? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें क्या क्या चीज आएंगी देखिए, मैं बताता हूँ आपको। एम्प्लॉयर को सैलरी रिसीव होती है, रिसीव सैलरी, ठीक है। एम्प्लॉयर को सैलरी रिसीव होती है, और सैलरी पेड कौन करता है? एम्प्लॉयर। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप इसको समझ लें कि जब सैलरी देते मिलती है तो वो होते है रिसीव। जब हम सैलरी दे रहे हैं तो वो हो जाएगा पेड, ठीक है। यानी कि जो एम्प्लॉयर दे रहा है वो हमें सैलरी दे रहा है। अब वो जो है हमें एक्सपेंसेस भी दे सकता है। अब जैसे कि इसने मुझे सैलरी दी है 50,000 रुपये, ठीक है, फिर मुझे कोई अलाउंस दे दिया इसने सैलरी, और इसने मुझे अलाउंस अलाउंस दे दिया, ठीक है। अलाउंस दे दिया कोई मुझे इसने 10,000 रुपये का, तो ये कितने होगा? 60,000 रुपये। ये बेसिक आप लोगों का कॉन्सेप्ट है जिसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका 60,000 रुपये का। अब यही चीज हमें क्या मिली है? रिसीव्ड हुई है। जब भी सैलरी रिसीव्ड होगी तो वो टैक्स काटेगा एम्प्लॉयर, और वो टैक्स एफबीआर को जमा कराएगा। यहाँ तक आप लोग समझते रहिएगा, ठीक है। जब भी एम्प्लॉयर मुझे सैलरी पेड करेगा, पेड सैलरी, ठीक है, पेड सैलरी करेगा, तो क्या करेगा? मुझे इसी तरीके से 60,000 यहाँ पे पूरे टोटल लेंगे, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो 60,000 रुपये उसने मुझे पे करी, तो वो क्या करेगा? वो एफबीआर को जमा कराएगा। कितना टैक्स जमा कराएगा? अब जैसे थे मुझे पूरी सैलरी तो नहीं देगा ना, वो मुझे काट के देगा टैक्स बिल। फॉर हम फर्ज कर लेते हैं 0.05% जो है टैक्स कट रहा है भैया, जो 60,000 रुपये सैलरी पे आता है ना, तो उस हिसाब से 300 रुपये, 3,000 रुपये वो साल महीने की काट रहा है टैक्स। तो इस क्या करेगा वो? माइनस, देखिए 57,000 रुपये उसने मुझे पे किए, 57,000 उसने मुझे पे किए पर मंथ। तो ये मुझे सैलरी जब स्लिप देगा तो उसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड होंगी। जब भी मुझे सैलरी स्लिप मिलेगी तो वो अपनी इस सैलरी स्लिप में ये इंक्लूड करके देगा कि मैंने इनको 57 नहीं दिए, मैंने 60,000 रुपये दिए, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को? 60,000 रुपये दिए। तो यहाँ तक आप लोग समझ लेंगे, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सा बता दिया। अब अगर हम आ जाए एम्प्लॉयमेंट की तरफ, तो एम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ होती है? एम्प्लॉयमेंट होती है जैसे कि कोई डायरेक्टरशिप है, ठीक है। अ, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं आपको, ये आप लोगों को बता रहा है डायरेक्टरशिप, ठीक है। डायरेक्टरशिप क्या होते हैं? डायरेक्टरशिप जो है टू टाइप्स की होती है। ये यहाँ पे बताता हूँ मैं। एम्प्लॉयमेंट में जो मैं रुका था वो इस वजह से रुका था कि बता दूँ। देखिए, डायरेक्टर डायरेक्टरशिप क्या है? टू टाइप्स, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ डायरेक्टरशिप। नंबर वन क्या है? नंबर वन होता है एक डायरेक्टर जो कंपनी का एम्प्लॉय होता है। वो कंपनी में रेगुलरली रहता है और हर जिम्मेदारी, हर मीटिंग की जिम्मेदारी, हर काम की जिम्मेदारी उस पर होती है। तो ये क्या करते हैं? देखो, कंपनी डायरेक्ट क्या कहेंगे इसको? कंपनी डायरेक्टर। और नंबर टू क्या होगा? कोई बताएगा मुझे?
नंबर टू होगा हमारा जो सिर्फ सैलरी पे नहीं होते, वो होते हैं कमीशन बेसिस वाले भी। उसको भी कमीशन बेसिस वाले कहेंगे, मगर वो होगा सैलरी ही कहलाएगी उसकी भी। वो कौन होते हैं? वो होते हैं वो वाले डायरेक्टरशिप जो कि सिर्फ और सिर्फ कंपनी के मेन शेयर होल्डर होते हैं, या कभी कभी जो आते हैं जो कि मीटिंग करने के लिए। ठीक है, कंपनी डायरेक्टरशिप हो गया हमारा है। और एक हो गया हमारा अननोन। इसको मैं किस तरह से समझाऊं आप लोग को, इसकी इजी सी डिफिनेशन बताता हूँ। हाँ जी, ये कौन सा कहलाएगा कि अननोन। ठीक है, अननोन डायरेक्टर। ठीक है, अननोन डायरेक्टर कौन होगा? जो सिर्फ मीटिंग करने के लिए आएगा, जिसको सिर्फ मीटिंग करने के लिए रखा जाता है, जो डायरेक्ट, जैसे कि मैं कंसल्टेंट हूँ। ठीक है, मैं कंसल्टेंट हूँ, तो मुझे कंपनीज बुलाती हैं अपने कंसल्टेंसी के मैटर्स के लिए। ठीक है, एज अ डायरेक्टरशिप में, एज अ डायरेक्टरशिप में मुझे कंपनीज बुलाती हैं किसी मीटिंग के लिए। ठीक है, अगर हमें मीटिंग के लिए बुलाएंगे, तो जैसे जब जब मेरा विजिट हो रहा होगा तो मुझे कोई ना कोई चार्ज दे रहे होंगे। ठीक है, अब वो बिलफर्ज मुझे करते हैं कि अगर ये जो डायरेक्टर है, सॉरी स्पेलिंग स्पेलिंग के ऊपर नहीं जाएगा भाई। ठीक है, इसमें लिखने में यार कभी कभी हो जाता है, क्योंकि मैं इसमें लिखता हुआ नहीं लिख रहा होता, अपने लेक्चर को देखता हुआ लिख रहा होता हूँ। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, एक होता है डायरेक्टर, कौन सा होता है कंपनी का? जो कंपनी के अंदर ड्यूटी दे रहा होता है। ठीक है, ड्यूटी दे रहा होता है, बल्कि मैं एक काम करूँ, कंपनी ड्यूटी। हाँ सही है। कंपनी में जो ड्यूटी दे रहा होता है, जो रेगुलर होता है, जिसकी 9 to 5 की जॉब होती है। ठीक है, उसको डायरेक्टरशिप डायरेक्टर कहेंगे, या एम्प्लॉय भी कहेंगे। ये हर तरह से उसमें आ गया, जो हमारे पास डिफिनेशन है ना डायरेक्टरशिप की, ये जो डिफिनेशन आ रही है एम्प्लॉयमेंट, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 में आपको यही मिलेगा कि जो भी बंदा कंपनी के अंदर 9 to 5 की या फुल टाइम जॉब करके एक सैलरी रिसीव करता है, स्मार्ट सैलरी महीने के बाद, तो वो उस कंपनी का एम्प्लॉय होता है। ठीक है, यानी कि वो अगर डायरेक्टर भी है तो वो उस कंपनी का एम्प्लॉय है। जैसे कि मेरी अपनी कंपनी है, मैं सीईओ हूँ। ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि भाई मैं सीईओ हूँ, लेकिन मैं सैलरी भी लूंगा। मैं जो कमीशन ले रहा हूँ ना, कमीशन नहीं आएगा, मैं सैलरी के तौर पे लूंगा। बाकी सारा मैं जो अपना कैपिटल नेचर में, रेवेन्यू नेचर में वगैरह में सब कुछ दिखा सकता हूँ, ताकि अपने टैक्सेस वगैरह में। तो वो इस तरह से हो जाता है। लेकिन अगर ये जो बंदा है, अननोन वाला जो बंदा है, इसको हम हाईलाइट करते हैं। ठीक है, रेड हाईलाइट कर देते हैं। तो ये कौन है? ये तो कभी कभी आ रहा है, इसको मैंने रखा है इसलिए ताकि मेरी कंपनी के मामला को देख सके, मेरी मीटिंग्स को हैंडल कर सके, और मुझे गाइड कर सके। ठीक है, जैसे मुझे अगर कोई चीज, कोई भी बंदा बुलाता है, तो वो मुझे गाइड करने के लिए बुलाता है अपने पास, कि मैं उसको गाइड करूं, उसके टैक्सेस के मामला को गाइड करूं, और एज अ डायरेक्टरशिप के डायरेक्टर के तौर पे मैं उसके साथ बैठूं उसकी मीटिंग में, और मैं उसको गाइड करता रहूं। उसकी मीटिंग में कोई भी सवाल जवाब वगैरह हो तो मैं उनको बताऊं कि नहीं सर, ये इस तरह से कर सकते हैं हम, और इस तरह से जो होगा वो फला तरीके से भी हो सकता है। तो वो क्या होता है, काउंसिल काउंसिलिंग के लिए। ठीक है, काउंसिलिंग। अब ये क्या कह रहा है, काउंसलिंग वाला जो है डायरेक्टर, जो भी बाहर से बंदा आ रहा है, कंसल्टेंसी जो भी आ रहा है, अब उसको तो जाहिर सी बात है जब जब बुलाएंगे, जब जब पेमेंट देते होंगे, लेकिन क्या है कि उसकी अमाउंट फिक्स हो जाती है कि यार इसको तो देना ही है। लेकिन ये 9 to 5 की जॉब नहीं कर रहा। इसके ऊपर होती है दो मिसालें, देखें। एक तो कंपनी का वो डायरेक्टर है जो परमानेंट ड्यूटी कर रहा है। ठीक है, परमानेंट ड्यूटी दे रहा है, परमानेंट ड्यूटी दे रहा है। और ये कौन है? काउंसलिंग जो कर रहा है, ये काउंसलिंग कर रहा है जो सिर्फ आता है, हमें बताता है, और अपनी उस आने की एक फीस चार्ज होती है उसकी, जो वो लेके चले जाता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, वो तो लेके चले गया,
लेकिन वो कंपनी में से ही जो है एम्प्लॉयर जो था, जो कंपनी का बॉस है, उसने उसको पेमेंट की ना, तो वो तो टैक्स काटेगा ना, जाहिर सी बात है। या नहीं काटेगा? काटेगा। देखिए, कंपनी का एम्प्लॉय हो, चाहे कंपनी किसी को कंसल्टिंग के लिए हायर करे, कोई सर्विस उससे ले, तो सर्विसेज के ऊपर उसका टैक्स कटेगा। कटेगा उसका सैलरी में ही, लेकिन सैलरी वाला टैक्स नहीं कटेगा, उसका कट जाएगा सर्विसेज का टैक्स, क्योंकि सर्विसेज तो दे रहा है ना वो। तो उसकी बिल होल्डिंग कर लेगा। बिल फर्स्ट इसको दे रहा है 60,000 रुपये, इसको टोटल एक विजिट के 60,000 रुपये दे देता है। और इस डायरेक्टर की एक महीने की सैलरी जो है 2 लाख रुपए। ठीक है। अच्छा, इसका टैक्स काटेगा, इसका नहीं काटेगा क्या? भाई दोनों का काटेगा। जो सैलरी स्लैब में आता होगा वो दोनों का काटेगा, और वो इसको भी सैलरी में ही इंक्लूड करेगा। क्योंकि जब जब ये बंदा आएगा महीने में, इसके कोई 2 विजिट 3 विजिट फिक्स होते हैं जिनको ये आना है, और इसको ये एक फिक्स अमाउंट तो देनी ही देनी है। अब हो सकता है कि कोई कंपनी बोले कि यार हम आपके ना तय करते हैं 60,000 रुपये, लेकिन आप महीने में हम आपको जब जब बुलाएंगे आप जब जब आएंगे, और अगर हमें जरूरत नहीं होगी तो आप नहीं आएंगे तो हम सैलरी पे करेंगे। तो वो भी एज आ कंपनी का एम्प्लॉय हो गया। ठीक है। दो तरीके हो गए। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो बिल्कुल देखें, आसान अल्फाजों में बताइए मैंने आप लोगों को कि कंपनी का जो डायरेक्टर है वो परमानेंट है, उसको 2 लाख रुपए सैलरी मिली है। लेकिन जो अननोन डायरेक्टर है, ठीक है, जो सिर्फ मीटिंग्स वगैरह अटेंड करने के लिए आता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहेंगे उसको, या वैसे जो भी कुछ कह लें आप। ठीक है। तो ये जो है जब आएगा, इसकी फिक्स सैलरी है भाई, क्या मैं दे नहीं दे रही है। तो मैं जब अपना पेरोल बनाऊंगा, ठीक है, एम्प्लॉयर जब अपना पेरोल बनाएगा तो ये चीज शामिल करेगा उसको। ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो, देखिए समझ में, ये टॉपिक है हमारा। इस टॉपिक के लिए आप जो है मुझसे जो नेक्स्ट क्लास होगी आप लोगों की नेक्स्ट वीक में, वो आप इसके ऊपर जो भी चीज समझना है मुझसे वहां पर पूछ सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं। ठीक है। अच्छा जी। अब आ जाते हैं हम अपने अगले सेगमेंट पे। अगला सेगमेंट है हमारा बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी। ठीक है, तो इसके ऊपर भी पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है भाई, सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में, सॉरी, बेसिक्स ऑफ चार्जेबिलिटी में जो है हमारे पास है सेक्शन 12। यानी कि देखिए, सेक्शन जो 12 है, ये सैलरी का सेक्शन है। जो चार्जेबिलिटी हो रही है, जो पूरा सेक्शन इसमें दिया हुआ है लॉ के अंदर, वो सेक्शन 12 है। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि भाई सैलरी इज टैक्सेबल रिसीव इनकम, सॉरी, रिसीव, माउस नहीं चल रहा, रिसीव बेसिस, एग्जाम्पल दिए इसने। ठीक है, एनी सैलरी रिसीव बाय एन एम्प्लॉय इन अ टैक्स ईयर शैल बी चार्जेबल टू ई टैक्स। अच्छा, ये जो कह रहा है कि जब भी आपको सैलरी रिसीव होगी ना, उसी टाइम ही आप चार्ज करेंगे। यानी कि एफबीआर को जब भी आपको सैलरी देनी है, कट ऑफ करनी है, वो उसी टाइम करनी है। कि जैसे आज की तारीख है 5 तारीख, अब मुझे 5 तारीख को सैलरी मिलती है, तो मैं 5 तारीख को ही सैलरी का जो है टैक्स पे कर दूंगा, या हो सकता है 10 तारीख को कर दूँ। मगर ये कि भाई, इसकी मैं बिल्कुल सिंपल सी मिसाल दूंगा आप लोगों को। सिंपल सी मिसाल ऐसे दूंगा, लेकिन अभी आप एक्सेल की शीट देखिए, इसी को मैं ये अभी आप लोगों को फॉरवर्ड फॉरवर्ड कर दूंगा। देखें, फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो है मैंने जन 2024 में एक जॉब स्टार्ट की। ठीक है। अब ये कंपनी बोलती है कि नेक्स्ट मंथ की जो है इस सैलरी जो है, सैलरी वो पेड करेंगे मुझे नेक्स्ट मंथ ऑफ 5 फेब। यानी कि देखें, कंपनी मुझे क्या बोली है कि आपने जॉब स्टार्ट की है जनवरी 2024, 1 जनवरी से। अब आपको हर महीने की जो है नेक्स्ट जो भी महीना होगा, उसकी 5 तारीख को आप लोगों को सैलरी दे दी जाएगी। ये बात आ गई हम लोगों को समझ में। अब जब ये बंदा मुझे सैलरी, जो एम्प्लॉयर है मेरा, मुझे सैलरी देगा 5 तारीख को,
तो वो ये जैसे कि 60,000 रुपये से मुझे सैलरी दी, ठीक है, तो टैक्स भी वो यहीं काट लेगा। ये 3,000 रुपये का, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये टैक्स इतना नहीं कटेगा जितना आपको नजर आ रहा है, वो मैं सब स्लैब वगैरह के हिसाब से आप लोगों को बता दूंगा। तो जब ये टैक्स 60,000 रुपये में से काट के देगा और 57,000 मुझे सैलरी देगा, तो ये टैक्स भी वो उसी टाइम पे करेगा FBR को, ठीक है। FBR को मेरी विदहोल्डिंग टैक्स जो भी काटा होगा वो पे करेगा उसको, ताकि मुझे अपने FBR के जब मैं अपना रिटर्न फाइल करने जाऊँ पूरे साल का, तो उसमें ये सब इंक्लूड है। अब बिल फर्ज फर्ज करते हैं। अब यहाँ से जनवरी से मैंने स्टार्ट किया है, तो यहाँ करते हैं भाई, जैन, फेब, मई, एक सेकेंड, मई और जून, ये मैंने कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आए थे, एक सेकेंड, आप लोगों को शायद नजर कम आ रहा हो इसमें, थोड़ी सी बड़ी कर लेंगे, ठीक है। जनवरी की सैलरी, जनवरी में मैंने जॉब स्टार्ट की, तो जनवरी में तो मुझे जीरो सैलरी मिली, कोई सैलरी नहीं है। फरवरी में कितनी मिली भाई, 60,000, कैश बेसिस पे लगा लेते हैं, समझ लो वो टैक्स पे नहीं किया उसने, टैक्स मुझे पे करना है, सही है, 60,000 रुपये। फिर यहाँ भी 60,000 रुपये मिल गई। मई की सैलरी मिली, कब मिली, देखिए, फेब की सैलरी मुझे मई में मिली, जनवरी में मुझे कोई सैलरी नहीं मिली, जनवरी की सैलरी मुझे फेब में मिली, फेब की सैलरी मुझे मई में मिली, मई की सैलरी मुझे जून में मिली। यहाँ तक कॉन्सेप्ट को आराम से समझिएगा बिल्कुल आप ना। जनवरी में मुझे कोई सैलरी नहीं मिली क्योंकि मुझे अभी अभी रखा गया है, ठीक है, अभी अभी रखा गया है, जनवरी 2024 है, तो सॉरी, जनवरी 2025 लगा लेने चले, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करूंगा आपका। जनवरी 2024 है, जनवरी 2024 में जो है मुझे रखा गया और मुझे कोई सैलरी नहीं मिली। फरवरी 2024 में मुझे सैलरी मिली 60,000 रुपये, जो कि सैलरी थी जनवरी की, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा जैन, ठीक है। फिर मुझे फेब की सैलरी कब मिली है भाई, मार्च में, मार्च, ठीक है। फिर मार्च की सैलरी मुझे कब मिली है, मार्च की सैलरी मुझे कब मिली है, जून में। अब जून की जो सैलरी मुझे कब मिलेगी, जुलाई में मिलेगी ना भाई, ठीक है, जुलाई में मिलेगी मुझे सैलरी, जून की। तो आप लोग क्या कहते हैं, अब कॉन्सेप्ट को समझिएगा और इस पर मुझसे बात करनी है आप लोगों को लाजमी क्लास के अंदर, जब फिजिकल क्लास में आप लोग होंगे मेरे साथ। अभी या मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भेजूंगा, रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, ताकि इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ सकें, ठीक है। कि जनवरी की सैलरी मिली मुझे फरवरी में, फरवरी की सैलरी मिली मुझे मार्च में, फिर मार्च की सैलरी मिली मुझे जून में, लेकिन जो जून की सैलरी है वो मुझे मिल रही है कब, जुलाई में। लेकिन मेरा जो टैक्स ईयर है ना, ये मैं आप लोगों को कौन से बताने वाला हूँ। टैक्स ईयर जो है जुलाई, जून, 30 जून को एंड हो गया, 30 जून, 30 जून को, 30 जून 2024 को एंड हो गया टैक्स ईयर, टैक्स ईयर 30 जून 2024 को एंड हो गया। तो अब बताएं कि मैं जो इस टैक्स ईयर में अपनी सैलरी लूंगा, कितनी लूंगा, चारों महीने की लूंगा। इस चीज को गौर कीजिएगा, देखिए जनवरी की सैलरी मुझे कब मिली, फरवरी में, फरवरी की सैलरी मिली मुझे मार्च में, मार्च की सैलरी मिली मुझे जून में, फिर जून की सैलरी मिल रही है मुझे जुलाई में। तो इससे आप लोगों को क्या लगता है कि हमारी मेरी जो सैलरी है वो टोटल कितनी हुई पूरे साल में भाई, मेरी सैलरी पूरे साल की हुई टोटल 2,40,000 रुपये, मैं करके बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। टैक्स ईयर के हिसाब से अगर देखें तो ये कहेगा 2,40,000 रुपये मेरी सैलरी है, लेकिन मैं इसको डिनाई करता हूँ और FBR भी इसको डिनाई करता है। क्यों डिनाई करता है, वो इसलिए डिनाई करता है क्योंकि हमारा टैक्स ईयर जो खत्म हो रहा है वो हो रहा है 30 जून 2024 को खत्म हो जाएगा। अब इसकी सैलरी जो जुलाई में मिलेगी वो हमारे नेक्स्ट ईयर में चली जाएगी। तो हम यहाँ पे कितनी चार्ज करेंगे, हम यहाँ पे चार्ज करेंगे 1,80,000 रुपये, ठीक है।
सॉरी, एक जीरो और लगेगा इसमें। 1,80,000 रुपये हमारा टैक्सेबल इनकम हो गई। क्या कितनी हुई? टैक्सेबल इनकम हमारी कितनी हुई? 1,80,000 रुपये। अब मेरा साल का टोटल टैक्स जाएगा ना, वो इसके हिसाब से जाएगा। 4,500 रुपये। अब आप पता बोलेंगे ऊपर तो आपने 3,000 रुपये बोलेंगे, चलो मैं इसको भी सही कर देता हूँ। ठीक है, देखें, हम महीने की एक डिवाइडिंग रूल बनाते हैं। सही है। बल्कि जब मैं आप लोगों को सैलरी स्लैब के ऊपर लेके जाऊंगा ना जिस टाइम पे, तो उस स्लैब के हिसाब से बात में कैलकुलेशन करेंगे। अभी फिर हम जो नॉर्मली जैसे अपना हमारा चल रहा है ना, उसको हम वैसे ही सॉल्व करते हैं। क्योंकि अभी मैं आप लोगों को बहुत तेजी से आगे नहीं लेके जाना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि स्लो स्लो जाए। देखिए, अगर एम्प्लॉयर मेरा मुझे सैलरी जो दे रहा है वो टैक्स काट के दे रहा है ना, तो भी वो इतनी ही मुझे दिखाएगा अपने सिस्टम में, अपने अकाउंट में, जो उसकी स्टेटमेंट होगी। ठीक है, जो मेरा पे रोल बनेगा, जो मुझे सैलरी स्लिप देगा, वो उसी हिसाब से बताएगा। तो उसमें यही बताएगा कि मेरा जो टैक्स कटा है, विदहोल्डिंग टैक्स जो कटा है, वो कटा है 9,000 रुपये। सही है, यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, जहाँ तक मेरा अंदाजा है आ गई होगी। अगर हम आईआरएस पे जाएंगे ना, चले आईआरएस पे हम क्लास के अंदर ही जाएंगे कि इस क्लास में जो है हमारा इसके बाद और भी सेगमेंट चलेगा, तो अभी तक हम यहीं पर ही रुकेंगे। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बेसिस चार्जेबल रिसीव बेसिस पे हो गई हमारी, कि जो जब भी सैलरी हम रिसीव करेंगे, तो उस टाइम वो जो है उसका टैक्सेबल जो है वो चार्ज कब होगा? उसी टाइम होगा जब हमें मिलेगी सैलरी, उससे पहले नहीं मिलेगी। अब ऐसा नहीं कि पूरे साल का टैक्स एक साथ जमा कराया जाए। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या कहता है कि भाई जब जब आपकी इनकम हो, मुझे जब जब आप टैक्स दोगे। ठीक है, जब जब आपकी इनकम होगी, आप लोग मुझे उसी टाइम टैक्स पे कर दोगे। इस बात को समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से, कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बोलता है आपको जब भी सैलरी या कोई इनकम रिसीव होगी, तो आप उसी टाइम अपना टैक्स चार्ज कर दोगे, ताकि आपके ऊपर साल के एंड में बर्डन ना आए। टैक्स देने में आपको दुख ना हो बहुत ज्यादा। अब जाहिर सी बात है, वो एक महीने में मुझे टैक्स देना 3,000 रुपये। अब मैं जो है पूरे 3 महीने का अगर मैंने टैक्स लगाया, तो 3 महीने का टैक्स कितना हो गया? 9,000 रुपये एक साथ जा रहा है ना, 9,000 रुपये। तो मुझे दुख हो रहा होगा। तो वो भी आपका ख्याल कर रही है ना भाई, समझ गया ना मेरे भाई, कि वो भी कंपनी भी, जो एफबीआर है, वो भी आपका ख्याल कर रही है कि भाई आपको जब भी इनकम हो आप उसी टाइम टैक्स दे दो, ताकि आप भी बड़ी जिम्मे हो जाओ इस लाइबिलिटी से, कि आप आराम से कर सको। यहाँ तक तो आप लोगों को बात समझ में आ गई। अच्छा, अब जो है सैलरी के अंदर हमें जो कैपिटल नेचर है, उसको कहते हैं परक्यूजिस। ठीक है, अब ये हमारे पास जो सेक्शन 12 सब सेक्शन 5 है ना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा जब हम इसको पढ़ेंगे। खैर, अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को इसका, तो थोड़ा सा समझिएगा कि क्या चीज़ है। थोड़ा सा समझिएगा इसको ना। ठीक है, परक्यूजिस क्या होती है? परक्यूजिस होते हैं भाई हमारे, हम मुझे जैसे कि कोई गाड़ी दे दी। ठीक है, मुझे कोई गाड़ी कंपनी दे दी, मुझे कोई घर दे दिया रहने के लिए, उसकी अपनी मलकियत है लेकिन मुझे दे दिया, वो मेरे पास परचेज आ गया, कैपिटल नेचर, रेवेन्यू कैपिटल नेचर हो गया मेरे लिए। ठीक है, अब ये मेरी कैपिटल नेचर बन गई। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी ना? ठीक है, देखें, ये कहता है कि ट्रीटेड एज रिसीव बाय एन एम्प्लॉयर फॉर फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जब भी कोई ट्रीटेड इनकम हो जाए, यानी कि आपको अमाउंट जो है ट्रीटेड हो रही है, आपको कैपिटल ट्रीटेड हो रहा है, जब भी आपको मिल रहा है, तो आपके ऊपर वो टैक्सेबल इनकम हो गई। सही है, जहां तक तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, कि मुझे जब भी कोई कंपनी, बिल फर्स्ट मैं एक मिसाल देता हूँ। मैं बहरिया टाउन में जो है रहता हूँ। ठीक है, और रेंट पे रहता हूँ। अभी तक जो है कंपनी मुझे दे रही थी रेंट, जो है सैलरी में ऐड करके दे रही थी। उसमें सैलरी में नजर आता था रेंट इनकम। लेकिन अब वो मुझे सैलरी में ऐड करके कुछ भी नहीं दे रही है, और मुझे बोल रही है कि भाई आप इस जगह पे जाके रहो, ये मेरी प्रॉपर्टी है, आपको मैं दे रहा हूँ। तो वो जब भी देगा जाए तो उसका तो टैक्स बनता होगा ना, उसकी जगह का। तो वो जो है वो आपकी सैलरी में इंक्लूड हो जाएगा। सही है, ये बात आप लोग आ गई होगी समझ में।
एक सेकंड थोड़ा सा रुकेगा। चलें, एक आपको इसके लिए जो है बहुत अच्छी सी एक मिसाल देता हूँ, आप ये इसको समझिएगा, ठीक है। मैं काम कर रहा हूँ जैसे कि बिलफर्स शेल कंपनी में, शेल पाकिस्तान में, ठीक है। शेल पाकिस्तान में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब सैलरी मुझे कौन देगी? शेल पाकिस्तान ही देगी ना, कोई और तो नहीं देगा। तो यार मैं इसको बहुत आसानी तरीके से समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि आपको भी समझ में आ जाए। कि देखिए, सैलरी जो मुझे डेली रिसीव हुई, कि मेरे अकाउंट में जो है, जैसे कि सैलरी ने रिसीव दी मुझे 1 लाख रुपए, सही है। शेल कंपनी ने मुझे सैलरी दी 1 लाख रुपए। अब मैं टीटी इनकम के बारे में आपको पहले समझा रहा हूँ कि टीटी इनकम क्या चीज होती है। यहाँ पे लिख भी लेते हैं ना यार, टीटी इनकम ना। लिखना जा रहा है टीटी, टीटी इनकम लिखते हैं या टीटी सैलरी लिखते हैं? टीटी इनकम लिखते हैं ना, इनकम रिसीव। यार असल में देखिए, टाइम अभी ऐसा हो रहा है कि मैं पढ़ा पढ़ा के लोगों को थक चुका हूँ। तो आप लोगों का एक लेक्चर जो है मिस हो गया था, हमारी रिकॉर्डिंग उसको हुई नहीं थी, तो उसी को मैं कवर करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें इसमें बता सकते हैं। तो घबराना नहीं है, तो समझना है, और बहुत इजीली। ये एक टॉपिक है, जो मैं टॉपिक आप लोगों को दे रहा हूँ, इसको अच्छी तरीके से आप लोग समझ लेंगे ना, तो आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी और मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। तो क्या है कि जब आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं मेरे सामने, और आप लोग कोई भी अपना क्वेश्चन करना चाहते होंगे, तो इससे ये होगा कि आप लोगों को भी मालूम होगा कि जो हमने लास्ट लेक्चर लिया था उसमें क्या मिस हो गया, और अभी मैं आप लोगों को कितना कुछ बता रहा हूँ। अगर इसमें कोई चीज़ ऐसी हो जो आप लोगों को पहले मैंने बताई थी वहाँ पे क्लास के अंदर, और अभी मैं आपको जो है कुछ और बता रहा हूँ, तो उसके बारे में भी आप लोग सवाल कर सकते हैं, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग हमारी नेटवर्क की वजह से हो नहीं पाएगी। सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसी को लिखते हैं आगे, ठीक है। शेल जो है पाकिस्तान ने मुझे सैलरी दी, अब ये मुझे रिसीव हो गई। मुझे टैक्स कब देना होगा? इसी टाइम पे देना होगा, जिस टाइम पे भी, जनवरी 2024 में मुझे सैलरी मिली है। तो मैं, मेरी सैलरी अभी मिली है ना, तो मैं मेरा टैक्स इसी पे दूंगा, इसी टाइम दूंगा, इसी महीने में दे दूंगा। जनवरी 2024 में मुझे सैलरी मिली, तो जनवरी 2024 में मुझे टैक्स देना है। अब बिल फर्ज करते हैं। अब शेल पाकिस्तान जो है वो कहती है कि अपने शेल यूपी से कि आप जो है शुएब हाशमी को जो है, शुएब को सैलरी दे दें, ठीक है। यार इसको डायग्राम बनाने में बड़ा मजा आता है, इसमें मजा नहीं आ रहा मुझे ना, क्योंकि मेरा ये जो होता है ना थिंक पैड, वो उसमें कोई मसला होगा पेन के अंदर। चले, अब समझिएगा, थोड़ा सा रुके, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अभी मैंने आपको बताया ना कि एक सेकंड, पेन कहाँ गया, पेन खोलिए इसका। देखिए, मैं किसका एम्प्लॉय हूँ? शेल पाकिस्तान का। मुझे सैलरी कौन देगा? शेल पाकिस्तान। ऐसे ही है ना, है ऐसे ही है। मुझे सैलरी कौन देगा? शेल पाकिस्तान देगा। क्या कर लेंगे?
शेल पाकिस्तान देगा। अगर बिलफर्ज शेल पाकिस्तान की कोई क्राइसिस आ जाते हैं, कोई मसले हो जाते हैं, और वो बोलता है कि भाई आप यूके शेल वाला जो है वो बोलता है कि भाई आप शेर को सैलरी दे दो 1 लाख रुपए हमारे उस पे पाकिस्तान के बिहाफ पे, और इसने मुझे दे दी, ठीक है, इसने मुझे पेड कर दी, क्या कर दी, पेड कर दी। अब इसने मुझे यहाँ पे पेड कर दी, तो अब क्या होगा भाई कि मुझे तो सैलरी मिली है, मुझे तो टैक्स देना है। तो ये जो यहाँ से इनके पास पेमेंट आई आती है, ठीक है, यहाँ पे जो एक इनके पास पेमेंट आती होगी वो कौन देगा? तो यार ये बड़ा मसला रहेगा, ठीक है। पर चलो ये सर्कल, दोबारा बताता हूँ, बहुत आसान और इफाके बताऊंगा, आवाज में समझिएगा। ठीक है, शेल पाकिस्तान का मैं एम्प्लॉय हूँ, मुझे सैलरी देनी चाहिए थी इसको, लेकिन हुआ क्या मेरे साथ कि मुझे सैलरी किसने दी है? शेल यूके ने, जो शेल यूके की कंपनी है उसने मुझे सैलरी दी। लेकिन मुझे तो सैलरी मिली है ना भाई, मैं तो टैक्स दूंगा, मेरे अकाउंट में तो सैलरी आ गई। अब क्या होगा कि शेल पाकिस्तान जो है वो शेल यूके को मेरे ब्याह मुझे जो सैलरी शेल यूके ने दी है, जो शेल पाकिस्तान ने पेमेंट दिया, अब वो शेल पाकिस्तान उसको जब भी पेमेंट भेजता होगा या जो उनका प्रॉफिट है वो होगा, जो भी कुछ होगा, वो उसको मेरी सैलरी ऐड करके देगा। तो बात तो वही आ गई ना, टीटीडी इनकम किसको हुई? टीटीडी इनकम हुई मुझे, तो मेरे पास तो 1 लाख रुपए आ गए, मेरे पास तो 1 लाख रुपए आ गए, मेरी तो सैलरी हो गई, तो टैक्स तो मुझे देना बनता है, जो मैं दूंगा। तो टैक्स मुझे ही देना होगा एफबीआर को, क्योंकि शेल पाकिस्तान दे या मैं, तुम बात एक ही की, हमें तो एफबीआर को टैक्स देना। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे चलते हैं, अब चलते हैं कहाँ पे? अब हम चलते हैं अपने एक सेगमेंट पे, परगेज। क्या चीज होती है परगेज? परगेज होते हैं भाई हमारा, जो बताएगा कि कंपनी ने मुझे एक कोई घर दे दिया, ठीक है, हाउस दे दिया, मुझे कार दे दी, ठीक है, मुझे कार दे दी कि भाई आप शिव भाई आप जो है हमारे बहुत एक अच्छे एम्प्लॉय हैं, हमें हमारी आप बहुत सारी खिदमतें कर देते हैं, तो हम जो है आपको रहने के लिए घर दे रहे हैं। अब आप रेंट के घर पे नहीं रहे, आप अपने घर पे रहें, ठीक है। अभी उसने क्या कहा है कि आप अपने घर पे रहें, इस चीज को समझिए आप। लेकिन जब मैं रेंट पे रह रहा था तो उसको तो रेंट मैं पे कर रहा था ना, या कंपनी मेरी पे कर रही थी, टीटी इनकम हो रही थी उसमें भी, तो वो भी चीजें जा रही थी, उसको भी टैक्स कट रहा था। लेकिन अगर वो उसने मुझे घर रहने के लिए दे दिया, उस घर की मालियत है कोई आपका लगभग लगा 50 लाख रुपए, ठीक है, और उसने मुझे गाड़ी दी है, वो गाड़ी है 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। अब उसे 70 लाख रुपए की अपनी प्रॉपर्टी जो है ना मुझे दे दी, अब क्या करूंगा मैं? मुझे क्या कोई बताएगा कि मुझे इस पर टैक्स देना बनता है? क्योंकि भाई मेरे पास तो एक इनकम आ गई ना, क्यों भाई, इनकम तो आ गई मेरे पास, तो मुझे तो देना पड़ेगी अब, टैक्स तो बनता है मेरा या नहीं बनता? वही मुझे इतना आइडिया देना चाहे कि टैक्स बनता है नहीं बनता। देखिए टैक्स इस पे बनेगा, ठीक है, वो किस तरह से बनेगा अभी मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल ईजी वे में। मैं बहुत ईजी आपको कॉन्सेप्ट इसका देता हूँ अभी, कि इसका टैक्स मुझे कब किस तरह से देना पड़ेगा। ऐसे में गला थोड़ा खराब हो गया, तो ये समझ से जाइएगा भाई। इसका मैं आपको टॉपिक दिखा भी देता हूँ ना, इसका टॉपिक क्या है।
तरबूज का ना, ये रहा, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। अकोमोडेशन जैसे कि हाउस, यहाँ से आप लोगों को समझ में आएगा बिल्कुल सही, कि जो भी मैं बताऊंगा यहाँ से बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा। ये मुझे इसने हाउस दिया, ठीक है, या मुझे कोई सर्विसेज दे दी, कोई बावर्ची मुझे दे दिया, या मुझे कोई जो है डोमेस्टिक असिस्टेंट वगैरह दे दिया, कोई भी, ठीक है, ये सब चीज़ें उसमें शामिल हो गई। तो इन सब पे भाई टैक्स देना मेरा फर्ज है, मैं दूंगा। अब वो देना किस तरह से, अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हाँ जी, एक सेकंड, वो जरा मैं मैसेज आ गया तो वो लिखा था। सही है, ठीक है। जब अब ये मेरे सामने कोई नहीं बैठा होता ना, तो मैं अपनी सब चीज़ों में ध्यान भटकता। ये बात तो आप लोग भी जानते हो। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? हम यही थे कि जैसे मुझे उसने कोई हाउस दे दिया, या और मुझे कोई सर्विसेज दे दी, मुझे गाड़ी दे दी चलाने के लिए, सब चीज़ें मुझे मिल गई। तो फिर क्या होगा भाई, कि इन सब चीज़ों में मेरा टैक्स देने का बनता है, जो मेरी सैलरी में इंक्लूड होगा। ठीक है, जो मेरी सैलरी में इंक्लूड होगा वो मेरा टैक्स देना बनता है। अब टैक्स की इसके जब मैंने बताया ना कि जब मेरे टैक्स का स्लैब आएगा तो उस टाइम मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी मैं फिलहाल इस टाइम पे क्लास खत्म करता हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है, और मेरे कुछ स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि वो लोग, सॉरी, क्लास का टाइम मेरा स्टार्ट हो गया, 9:30 हो रहे हैं, और 9 जो है 15 में मुझे स्टार्ट करनी थी। सॉरी यार, ठीक है, तो ये लेक्चर मैं अभी यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को और प्रॉपर जो है ना इसी के लेक्चर के ऊपर आपको और चीज़ें बना के दूंगा, ताकि आप लोग मुझसे क्लास रूम में पूछ सकें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।